नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की उपलब्धियों का लाभ न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साबरमती आश्रम में स्वाधीनता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 173 उम्मीदवारों की सूची जारी की। एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक आज शाम वर्चुअल माध्यम से होगी। भारत के नेतृत्व में आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुरुआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 विचार, 75 उपलब्धियां और 75 कार्यों तथा संकल्पों से है, जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। श्री मोदी ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन मूल्यों और आत्मसम्मान के अतिरिक्त अंग्रेजों ने नमक पर भी हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा। इसलिए वो आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत
हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोहों में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने लोगों से आगे आने और इस महोत्सव में नए विचारों के साथ योगदान देने की अपील की। ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में आजादी का अमृत महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी शुरूआत की। लोग और विशेष रूप से युवा इस वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर इन्क्यूबेटर की भी शुरूआत की। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन होगा जिसे भारत के लोग चलाएंगे। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि साबरमती आश्रम में मगन निवास के निकट चरखा भी लगाया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत संबंधी प्रत्येक ट्वीट पर एक पूरा चक्कर लगाएगा। उन्होंने लोगों से कोई भी स्थानीय उत्पाद खरीदने और हैशटैग वोकल फॉर लोकल का उपयोग करते हुए उसका फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि 1930 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध देश भर में स्वाधीनता संग्राम को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ऐसी हस्ती थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद सभी रियासतों का भारत में विलय किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गरीबी उन्मूलन, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और स्त्री पुरुष में भेदभाव जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। आजादी का अमृत महोत्सव की शुरूआत के अवसर पर फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास विरासत के तौर पर महात्मा गांधी और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं। श्री नायडू ने आज से शुरू साबरमती से दांडी तक 25 दिन की पदयात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि ये भारत की कड़ी मेहनत से मिली आजादी का जश्न है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पुनर्निर्माण का उत्सव मनाने का अनूठा तरीका है। अमृत महोत्सव के सिलसिले में सरकार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसे जन भागीदारी की भावना में जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न गतिविधियां आज से शुरू हो रही हैं। आज से ठीक 75 सप्ताह बाद 15 अगस्त 2022 को देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। एक रिपोर्ट। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक पदयात्रा में 81 लोग शामिल हैं। 241 मील और 25 दिन की यह यात्रा 5 अप्रैल को संपन्न होगी। दांडी तक के इस फील्ड मार्च में लोग विभिन्न समूहों में शामिल हैं। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पदयात्रा के 75 किलोमीटर के पहले चरण का नेतृत्व कर रहे हैं। फ्रीडम मार्च के दौरान संस्कृति मंत्री रात्रि विश्राम के दौरान पदयात्रियों के साथ ही ठहरेंगे। गृह मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति इन समारोहों के सिलसिले में विभिन्न आयोजनों की नीति और योजनाएं तैयार करने के लिए गठित की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आज से विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मंडल सांस्कृतिक केंद्र, युवा कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। लवलीन निगम, आकाशवाणी समाचार। राजधानी दिल्ली में आजादी का 75वां साल मनाने के लिए वर्षभर चलने वाला कार्यक्रम आज कनॉट प्लेस से आरंभ हो रहा है। पर्यटन विभाग वर्षभर चलने वाले इन गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उन 4 ऐतिहासिक स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए हैं। ये स्थान हैं बलिया में शहीद स्मारक, लखनऊ में काकोरी स्थित शहीद स्मारक, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ और झांसी में मौजूद ऐतिहासिक झांसी का किला और दीनदयाल सभागार।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में शौर्य स्मारक से राज्य स्तरीय अमृत महोत्सव अभियान का उद्घाटन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए और प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। श्री चौहान ने कहा कि आज उन आदर्शों को अपनाने की जरूरत है जिनके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और सूचना प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। अमृत महोत्सव का आयोजन राज्य के सभी 52 जिलों पर किया जा रहा है, जिसमें जननायकों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थल शामिल हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान अलीराजपुर जिला, तात्या टोपे से जुड़ा ओरछा जैसे 75 स्थान शामिल हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय जयपुर ने किया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री मिश्र ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की गाथा प्रत्येक नागरिक को प्रेरणा देगी। दांडी मार्च के माध्यम से स्वदेशी को हम कितना आगे बढ़ाएं, स्वदेशी को किस ढंग से हम जीवन के अंदर आत्मसात कर सकें, स्वदेशी को मान्यता देते हुए कुटीर उद्योग धंधों को कैसे विकसित किया जाए, इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव कर्नाटक में 3 स्थानों पर आयोजित किया गया है। राज्यपाल वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये स्मारक स्वाधीनता संग्राम के दौरान चिकबल्लापुर जिले में विदुषवत में शहीदों की याद में मनाया गया है। विदुषवत को कर्नाटक के जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है, जहां अश्वत्थ के निकट 1938 में पुलिस की गोलीबारी में 32 लोग मारे गए थे और अनेक घायल हुए थे। उस दिन की स्मृति में साइकिल जत्थे, प्रदर्शनी और जुलूस आयोजित किए गए हैं। तमिलनाडु में आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर साइकिल रैली निकाली गई, पौधारोपण किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चेन्नई में इस महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम और दांडी मार्च की एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दांडी मार्च ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। राज्यपाल ने 10 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया। तेलंगाना के वारंगल और हैदराबाद में विशेष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मिजोरम में कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। सिक्किम के गैंगटॉक में टाइटैनिक पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। ये 4 दिन तक चलेगी। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी आज गुवाहाटी के चांदमारी में आजादी का अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो गुवाहाटी की ओर से आयोजित की गई है। वर्ष 1930 में 12 मार्च को महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च शुरू किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनावों के लिए भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज समाप्त हो जाएगा। असम में 47 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि इसी चरण में पश्चिम बंगाल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में असम की 40 और पश्चिम बंगाल के 31 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी के साथ केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होगा। तमिलनाडु के सभी 234, केरल के 140 और पुद्दुचेरी में 30 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। सीपीआईएम की मीनाक्षी मुखर्जी ने भी आज अपना नामांकन पत्र भरा। इस बीच सुश्री बनर्जी के नंदीग्राम में घायल होने के बाद कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री से भेंट की है। भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव और अन्य नेता शामिल थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की घटना के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी। इस घटना में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट आई थी। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए नामांकन भरने का काम आज से शुरू हो गया है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 19 मार्च है और 20 मार्च को इनकी जांच की जाएगी। 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस बीच डीएमके पार्टी नेता एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के 173 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। श्री स्टालिन चेन्नई के कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन और राज्य के भाजपा नेता एल मुरुगन इस संबंध में दिल्ली रवाना हो गए हैं। सत्ताधारी एआईएडीएमके संयुक्त समन्वयक और मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीसामी सालेम से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। पार्टी समन्वयक और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने आज थेनी जिले के बोडियनयाकुनूर से नामांकन पत्र भरने की संभावना है। एमएनएम के पार्टी नेता और अभिनेता कमल हसन कोयम्बटूर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य में आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एलडीएफ ने 140 में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए अपने उम्मीदवारों की सूची के संबंध में अंतिम दौर की बातचीत में लगे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान आज शाम उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा है कि किसी भी राज्य में चुनाव आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए और उनकी नियुक्ति राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने गोवा में स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए ये बात कही। उच्चतम न्यायालय ने नगर परिषद चुनावों की निगरानी के लिए विधि सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने पर गोवा सरकार की खिंचाई की। ये चुनाव पिछले वर्ष फरवरी में कराए गए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज शाम देहरादून के राजभवन में करीब 11 मंत्री शपथ लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की उपलब्धियों का लाभ न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साबरमती आश्रम में स्वाधीनता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 173 उम्मीदवारों की सूची जारी की। एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक आज शाम वर्चुअल माध्यम से होगी। भारत के नेतृत्व में आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। देश में अब तक 2,61,64,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,80,740 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इस बीच स्वस्थ होने की दर 96.85% है। पिछले 24 घंटों में 15,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि 1,09,53,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस बीच कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण वर्तमान में 1,97,237 सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.74% है। 24 घंटों के दौरान 23,285 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड-19 टीकाकरण अभियान अब दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच गया है। टीकाकरण के तीसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ ली है। वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा के पास स्थित सुदूर गांवों में भी यह अभियान शुरू हो गया है। इस चरण में वरिष्ठ नागरिकों और कुछ बीमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टुकटुक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार तक टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुशूल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अर्धसैनिक बलों और कुछ बीमारियों से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस साल फरवरी के मध्य से कोरोना के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रतिदिन 10,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 98,000 से अधिक कोविड के मरीज हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इस संक्रमण के उपचार में प्रभावी पाया गया है और इसका व्यापक रूप से राज्य में उपयोग किया जा रहा है। फरवरी 2021 से रेमडेसिविर इंजेक्शन का बिक्री मूल्य थोक विक्रेताओं को जो अस्पतालों में इसकी आपूर्ति कर रहे हैं संबंधित प्राधिकरण द्वारा कम कर दिया गया था, लेकिन मुद्रित बिक्री मूल्य कम नहीं हुआ था। इसलिए कई खुदरा विक्रेता अधिकतम लाभ मार्जिन के साथ रेमडेसिविर बेच रहे हैं। इस वजह से रोगियों को कम कीमत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे और सचिव सौरभ विजय, चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने इस संबंध में सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है और सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद मूल्य पर अस्पतालों को अधिकतम 30% अधिक शुल्क देने का प्रस्ताव दिया है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 181 कोविड के नए मामले सामने आए, जबकि 163 मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि तेलंगाना में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.82% हो गई है। इस बीच अब तक 6,86,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। भारत ने अब तक लगभग 70 देशों में वैक्सीन की 5,85,00,000 से अधिक टीके भेजे हैं। इनमें से लगभग 80 लाख वैक्सीन 35 देशों में अनुदान सहायता के रूप में निःशुल्क, जबकि 18 देशों में कोवैक्स सुविधा के रूप में लगभग 1,64,00,000 वैक्सीन की आपूर्ति की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक आज वर्चुअल माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस सम्मेलन में नेतागण साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह शिखर सम्मेलन कई समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। इन देशों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, समान और सस्ता टीका उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों पर भी चर्चा होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत के नेतृत्व में आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक 9 से 11 मार्च तक आयोजित की गई। ब्रिक्स बैठक का विषय था ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, सुदृढ़ीकरण और आम सहमति के लिए ब्रिक्स समूह में परस्पर सहयोग। भारत ने इस बैठक में वर्ष की घटनाओं का कैलेंडर प्रस्तुत किया। इस कैलेंडर में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार मेलों, गोलमेज वार्ताओं और अन्य विचार विमर्श वाले प्राथमिकता के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स देशों में सितंबर तक विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली ने ये उपलब्धि आज लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हासिल की। मिताली ने एक दिवसीय मैचों में 6,974 और 20-20 मैचों में 2,364 रन बनाए हैं। 38 वर्षीय मिताली ने 10 टेस्ट मैचों में 663 रन का योगदान किया है। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने मिताली को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड 2020 की विश्व रैंकिंग में पहले नंबर की टीम है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण शाम 6:30 बजे से किया जाएगा। इसे FM रेनबो और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 24 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी कहीं कहीं बादल छाए हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। गिलगित में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ साथ सामान्य वर्षा हो सकती है। तापमान 8 और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की उपलब्धियों का लाभ न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साबरमती आश्रम में स्वाधीनता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 173 उम्मीदवारों की सूची जारी की। एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक आज शाम वर्चुअल माध्यम से होगी। भारत के नेतृत्व में आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई और मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।